और देखिए, इस युद्ध का आरंभ हुए कई घंटे बीत चुके हैं और अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या, क्योंकि खामनेई का खात्मा हो गया और उसके बाद ट्रंप कह रहे हैं कि अभी ये 4 हफ्ते तक चलता रहेगा, हम यहां पर रुकेंगे नहीं। ईरान का भी कहना है कि वो भी यहां पर रुकने वाले नहीं है। इजराइल की तरफ से गोले बारूद दागे जा रहे हैं और अभी जो कुछ तस्वीरें आ रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जहां यरूशलेम में जोरदार हमला ईरान की तरफ से किया गया है और अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारे मेहमान हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं और ये कवरेज भी लगातार जारी है। कर्नल मलिक, सवाल यहां पर यही है कि खामनेई के खात्मे के बाद क्या ट्रंप यहां पर रुकेंगे या फिर और आगे बढ़ेंगे? हालांकि उन्होंने कह दिया कि अभी 4 हफ्ते तक चलता रहेगा, हम यहां पर रुकने वाले नहीं हैं। ईरान की तरफ से भी हमले लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इसकी कीमत क्या होगी और कहां तक जाएंगे। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब पहले परमाणु की बात चल रही थी कि परमाणु संपन्न नहीं बनने देंगे, अब उसके बाद रिजीम चेंज की बात की जा रही है। शांति अगर ईरान में स्थापित करनी है तो उसकी कीमत क्या होगी? देखिए, इसके कई डायमेंशन हैं। आप ये समझिए कि अमेरिका इजराइल इस ऑपरेशन के अंदर जो आए हैं बहुत सोच समझ के आए हैं और उनको भी ये मालूम है कि ये ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है। तो मुझे लगता है कि वो मेंटली प्रिपेयर हैं और इसी हिसाब से अपने फोर्सेस की ऑपरेशन की टेक्निकल तैयारी और स्ट्रेटेजिक तैयारी वो करके आए हैं। रीजन ये है कि जब बातें चल रही थी और कई दौर की बात हो चुकी है, ये बातें तो एक बहाना थी, लेकिन इसके पीछे चल क्या रहा था, दोनों साइड जानती थी कि ये इतनी सारी जो शर्तें हैं वो ना ही ईरान मानेगा, ईरान को भी मालूम था कि वो नहीं मानेगा और अमेरिका को भी मालूम था कि ये नहीं मानी जाने वाली है। हो क्या रहा था, इसके पीछे पूरा का पूरा तैयारी चल रही थी और सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसी अपना पूरा काम कर रही थी। जैसे कि आपकी रिपोर्ट में मैंने पहले सुना, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं जो आपके सुमित चौधरी बता रहे थे कि आप जो एक लल पीरियड ऐसा दिखाते हैं जिसमें सामने वाले को लगता है कि यस, अभी शायद हम टारगेट पे नहीं है, और यही हुआ उनके साथ। और ये होने के साथ साथ अब एक ढीलापन आया, स्लैकनेस आई, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस ही शुरू कर दी और अपने जो मंत्रिमंडल है या उनके की लोग हैं उनके साथ उन्होंने बैठकें की। इसके साथ साथ मैं अब चाहता हूं कि अब ये आपको बताना चाहूंगा कि अभी क्या एक्सपेक्टेड है। ये सब चीजें करने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि इजराइल और अमेरिका यहां से खाली हाथ लौटना चाहेंगे। आज की डेट में उन्होंने इतना ही किया है कि उनकी की जो टॉप लीडरशिप है उसको एलिमिनेट किया है और जो तरह से देखा जाए उनके रास्ते में एक जिद्दी लॉट था उसको उन्होंने एलिमिनेट किया है। अब उनको जो 3 मांगे हैं उन पर जो 3 किसी भी एग्रीमेंट की जो करना चाह रहे थे, सबसे पहला था परमाणु यानी कि एटॉमिक एनर्जी का कंट्रोल। देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा आपको डाइग्रेस इसलिए करना चाहूंगा कि हमारे पड़ोस में जो पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा कंट्री है जो खुलेआम परमाणु की धमकी देता है। उसके साथ भारत कंट्री है कि 1974 के बाद इतने सैंक्शन झेलने के बाद हमारा एक डिसिप्लिन रहा है इस क्रिटिकल एनर्जी के लिए, और हमने कभी भी दुनिया में ये बात जताने की कोशिश नहीं की कि परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद भी हम किसी के लिए कोई खतरा है, और ये हमारे क्रेडेंशियल ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रूवन है। अब दूसरी बात मैं इसी से जोड़ता हूं कि पाकिस्तान जहां कोई कहता है पाव के बम, कोई कहता है टैक्टिकल बम और कोई कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है। हालांकि ऑप सिंदूर ने हम इस मिथ को तोड़ने में ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच देखिए तस्वीरें आ रही है, एक बड़ा सा गड्ढा अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर नजर आएगा जिस तरह से यरूशलेम में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। अब यहाँ पर टीमें मौजूद हैं, लेकिन आप देखिए किस जगह को टारगेट किया, क्या डैमेज किया। इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा गड्ढा वहां पर बना हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये यरूशलेम की तस्वीरें हैं और ये बता रहा है कि ईरान की मिसाइल ने यहां पर कितना नुकसान पहुंचाया है। हर जगह आपको इमरजेंसी सर्विसेज आपको नजर आएंगे और दूर दूर तक आपको देखिए बड़े बड़े पत्थर यहां पर नजर आएंगे, मलबा नजर आएगा। गाड़ियां जो पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगी और जहां पर मिसाइल गिरी है वो भी आप तस्वीरें यहां पर देखेंगे तो आप समझेंगे कि ईरान की तरफ से भी इजराइल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोनों तरफ से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान को ही यहाँ तो खामियाजा देखिए ऐसे भुगतना पड़ रहा हिमांशु कोई इमारत नहीं दिख रही है, दोनों तरफ सड़क चलती हुई दिख रही है। यहाँ पर अटैक करना मतलब वो टारगेट रख रहे हैं या केवल हमला कर रहे हैं? अब इससे सबसे बढ़िया जवाब यहाँ पर कर्नल मलिक ही दे पाएंगे। यहाँ कर्नल मलिक, आपको क्या लगता है? क्योंकि हम जब इजराइल की बात करते हैं और जब अमेरिका की यूएस की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि बड़ा प्रिसाइज अटैक किया, हमें पता है कि हमें कहां पर निशाना बनाना है, कहां पर टारगेट करना है और हमने ईरान के सैन्य बेस,
हर उस जगह को टारगेट किया जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचे, जो सैन्य ताकत थी ईरान की। और ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई वो कहां पर गिर रही हैं ये आप देख रहे हैं। तो क्या क्या लक्ष्य साध कर ईरान मिसाइलें दाग रहा है? देखिए, ईरान के पास भी अपने टारगेट की लिस्ट पक्का होगी। और ईरान के हमने देखा था पिछले जून के अंदर ईरान ने एक लिमिट क्रॉस करने के बाद उसके बाद उसने हॉस्पिटल और सिविल सिविल एरियाज में दागनी शुरू कर दी थी। हालांकि 90% मिसाइल्स आयरन डोम और उनके जो 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है उसने रोकने में वो कामयाब भी थे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हर टेक्नोलॉजी की ना एक लिमिटेशन भी होती है। और जो ये 8 से 10% का जो प्रोबेबिलिटी जो 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 विंडो होती है, इसके तहत कुछ ना कुछ लोइटरिंग अम्यूनिशन या फिर कुछ ना कुछ मिसाइल पेनिट्रेट कर जाती हैं और उसको चकमा देकर वो ग्राउंड पे आके टकराती हैं। अभी जैसे ये लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा कोई मेरे ख्याल से एक रोड है, रोड के ऊपर जाके टकराई है। ये देखिए, हर मिसाइल एक टारगेटेड है, उसके अंदर जीपीएस फिटेड होता है और जीपीएस कंट्रोल्ड होती है। अब मुझे ये लग रहा है कि देखिए, जीपीएस पे कंट्रोल भी अमेरिका ने इसको ओवरराइड कर लिया, हैक कर लिया है। अच्छा। अभी जो मैं मैं जो आपसे बात कर रहा था ना डिजिटल ब्लाइंडनेस की, मुझे लगता है कि पूरा इंटरफेरेंस जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इजराइल और यूएस का एक तरह से हावी है। और मुझे भी यार जो ये मिसाइल है, जो गाइडेड मिसाइल होती है, ग्रिड रेफरेंस में फीड होता है। और मुझे लगता है कि ये अपने रास्ते पे नहीं अटैक कर रही है, जो इनका डेजिग्नेटेड टारगेट है उस वहां नहीं जा पा रही है। जी ठीक है। रोहित, एक चीज, क्योंकि ईरान की स्ट्रैटेजी पर हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो एक्शन ले रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर से एक सवाल जो बहुत ही बेसिक समझ आता है वो ये कि ईरान ने हमेशा से तैयारी रखी कि कैसे अंडरग्राउंड मिसाइल शहर पूरी तरीके से बसाना है। हजारों साइलो सुरंगें वहां पर हमने देखी हैं, और ऐसे में जब उनके सुप्रीम लीडर खामने की मौत हो जाती है तो सवाल उठते हैं कि आप एक जगह कैसे इकट्ठा हो गए, कैसे 48 नेता वहां पर थे, क्योंकि आपके पास जब ये फैसिलिटीज हैं जहां पर अभी भी अमेरिका के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि उनके जो बस्टर बम है वो करीब 60 मीटर तक जमीन को छेद सकते हैं, लेकिन ये जो मैं जिसका जिक्र कर रही हूँ, जो ठिकाने बनाए हैं वो 500 मीटर नीचे है, बम प्रूफ है। आपने अपनी टीम को, अपने नेताओं को, बड़े नेताओं को उन जगहों पर क्यों नहीं रखा? और आज अब आप ये दिखा जरूर रहे हैं कि देखिए हमारे पास पूरी तैयारी हमारी इतनी नीचे है जहां पर पहुंच पाना बहुत बड़ा चैलेंज। आप ये समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप अपने नेता को नहीं बचा पाए। क्योंकि वही बात जो रबिता आपने कही थी, कि घर का भेदी लंका ढाए। कोई ना कोई है वहां पे जिन्होंने ये एडवाइस किया होगा लीडरशिप को कि सेफ है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आप मीटिंग ले सकते हैं। कई बार ऐसे थ्रेट्स होंगे लेकिन वो विफल किए गए होंगे। कॉन्फिडेंस दिया गया होगा लीडरशिप को कि ये सेफ है, आप कर सकते हैं इस तरह की मीटिंग। और बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। कुछ महीनों पहले सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग की थी जहां पे सारे जनरल्स को बुलाया था उन्होंने। और बहुत ज्यादा उसके ऊपर बवाल हुआ था कि आप ऐसे कैसे इतने सारे जर्नल्स को एक साथ बुला सकते हैं, अनहर्ड था वो। और वो उन्होंने स्ट्रैटेजी लेआउट की थी अमेरिका की, वो सारी चीजें। लेकिन खुद फॉर्मर जो पेंटागन ऑफिशियल्स हैं वो बार बार कह रहे थे कि दिस इज नॉट सेफ। तो ऑब्वियसली बात है, किसने प्रश्न उठाना चाहिए था कि आप इतनी सारी लीडरशिप के साथ अभी मीटिंग कर रहे हैं जब इतना बड़ा मिलिट्री प्रेजेंस है अमेरिका का। तो रेड फ्लैग था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने, मुझे लगता है कि गलत एडवाइस दी उनको, और उसी के चलते जो है वो अपने आप को एक्सपोज रोहित, उन्होंने अगर किया। अभी आप सुन रहे हो, क्योंकि हम जब से हमने, क्योंकि ये भी बार बता दें, क्योंकि आज तक का नॉन स्टॉप इस पर लाइव है, रात के देखिए अभी लगभग 4 बजने को हैं और अभी हम इस पर लाइव चल रहे हैं, एक एक खबर वॉर से जुड़ी हम आपके सामने रख रहे हैं। रोहित, जब हम बात कर रहे थे, हम चर्चा की शुरुआत में जब हमने बात की तो बहुत सारे ऐसे मेहमान भी थे जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया होगा। क्या पाकिस्तान कोई रोल निभा सकता है क्या इस पूरे मामले में? इंटरेस्टिंग हो सकता है। और ये मैं भी जब था उस समय जब ये बात कही थी, ऑब्वियसली जनरल मुनीर यहाँ पे आ चुके हैं, मिल चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से, और अमेरिका से दोस्ती हो चुकी है पाकिस्तान की फिर से। तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी ऑब्वियसली से एक्नॉलेज नहीं करेगा और अमेरिका भी इसे एक्सपोज नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से पाकिस्तान ने शायद हेल्प किया हो। और ये जनरल साहब हमें ज्यादा बता पाएंगे कि क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान ने किस एंगल से अगर हेल्प किया तो ही की होगी यहाँ पे अमेरिका की। एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवकांत शर्मा जी भी हैं। सर, आपसे एक रिएक्शन ले लेती हूँ, कर्नल साहब फिर आ रही हूँ आपके पास। जी, मुझे नहीं लगता आप पाकिस्तान की बात कर रही थी। जी, पाकिस्तान किसी भी तरह की मदद करने की पोजीशन में था, कम से कम इस मामले में। जो साफ यहाँ के सूत्रों से पता चल रहा है वो ये है कि इस्राइल और अमेरिका दोनों, इस्राइल खास तौर पे लगभग 1 साल से लगा हुआ था पूरा का पूरा प्रोफाइलिंग करने में, कैसे उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किसके साथ मिलते हैं, कहाँ जाते हैं।
इससे पहले एक इस तरह की वारदात हो चुकी है, मैं आपको याद कराऊं। जी इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर थे, जी उनको तेहरान में लगभग इसी तरह से मीटिंग में मारा गया था। तो ये CIA और इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है, इनका मिला-जुला एक तरह से कार्यक्रम था। और जैसे ही उनको पता चला, मीटिंग शनिवार की रात को तय थी, जो उन्होंने सुबह कर दी थी। तो रात की जगह जो सुबह की जी मीटिंग हुई, इसका पता चलते ही तत्काल हमले की योजना बनी। हमले की योजना नहीं थी। अभी मुझे लगता है कुछ दिन ठहर के अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर हमला करने वाले थे। तो जब हमले की बात तय हो गई, तो अमेरिका ने सारे कोऑर्डिनेट्स दिए और हमला इसराइल ने किया है। सर, एक चीज, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मीटिंग बाद में बदली गई और ये जानकारी अमेरिका को मिली, तो हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं रोहित और मैं बार बार, कि वो कोई घर का भेदी ही था। क्योंकि आज ये जो स्थिति खामनेई वाली भी अगर आप देखिए, तो उसमें भी 48 नेता एक साथ मीटिंग कर रहे हैं। जब आपको पता है कि हालात कैसे हैं, आपके पास इतनी सारी वो हैं, जिसको आप कहिए साइलों हैं, सुरंगें हैं, आप वहां नहीं है, आप 48 नेता बाहर मीटिंग कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी किसी ने दी होगी। तो कोई ऐसा भेदी है क्या? बिल्कुल, पूरा जाल बिछा रखा है ये अमेरिका के CIA ने भी और मोसाद ने भी मिलके, और तेहरान में भेद देने वाले लोग थे और हैं, अब भी हैं। तो और पिछला जो हमला हुआ था, पिछले हमले के बाद, और खासकर जो जून वाला हमला हुआ था, जिसमें निशाना बना गया था न्यूक्लियर बंकर्स को, उसके बाद कम से कम 3-4 हजार लोगों की धरपकड़ हुई थी ईरान में, और उन लोगों को सजाएं दी गई थी, कई को मौत के घाट भी उतारा गया था। तो ऐसा बात नहीं है, मतलब ईरान में भी लोग जानते हैं कि अंदर भेदी हैं, और भेदी होने से ही भेद मिलता है। तो ये किया गया। लेकिन दूसरी बात इसमें ये भी निकल के आ रही है कि 87 साल के हो चुके थे। हाँ। और उनको ये लग रहा था, देखिए जिस तरह से बातचीत के बारे में कहा जा रहा था कि प्रगति हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन बातचीत में प्रगति से अमेरिका को कोई तसल्ली नहीं होने वाली थी। अमेरिका की जो मांगे थी, वो पूरी तरह से समर्पण की मांगे थी। अमेरिका इस बात पे राजी नहीं था कि अब आप न्यूक्लियर ये बंद कर दें, वो बंद कर दें। ये दिखाने को, बताने को ये सब बातें हो रही थी। वो ये चाह रहे थे कि पूरा का पूरा जो मिसाइल सिस्टम है इनका, वो खत्म किया जाए, उसे बंद किया जाए, और प्रॉक्सीज का जो सपोर्ट है वो बंद किया जाए। और तीसरी शर्त जोड़ दी गई थी कि जल्दी से जल्दी बताएं, पूरा वक्त दें कि कब आप सत्ता छोड़ेंगे और दूसरी सत्ता आए। तो अगर ये सारी शर्तें मान ली जाती जी, तो एक तरह से समर्पण होता, और समर्पण होता तो वैसे ही जनता नहीं छोड़ती तेहरान में, ईरान में लोगों को। तो मुझे लगता है कोई रास्ता नहीं बचा था, और इसलिए ये मुझे लगता है अंदर से, हो सकता है ये भी कयास ही है कि तय किया गया हो कि जब मरना ही है तो ठीक है, होने दीजिए, और मैं अपनी शहादत के साथ जाना पसंद करूंगा। उनको कोई और रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, तो ये भी हो जी, सकता है जिद में उन्होंने जानबूझ के सलाह के बावजूद ये मीटिंग तेहरान में की हो। लेकिन इससे पहले जब हमले हुए, उनको तेहरान से बाहर ले जाया जाता था और कहीं सुरक्षित जगह पर रखा जाता था। इस बार वो नहीं गए। उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा था, जिसमें वो बच्चे से कह रहे थे कि खूब पढ़ो, खूब लिखो, और जब 70-80 साल जियो, और उसके बाद फिर देश के लिए और शहीद हो, इस तरह की। लेकिन हिमांशु, फिर ये भी है ना कि अगर वो अपनी शहादत 48 नेताओं की भी शहादत करा देंगे क्या? वो भी तो सोचेंगे कि भाई मेरे बाद कम से कम ईरान को पूरा सरेंडर तो नहीं करना ना, किसी को तो छोड़ दें।